राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम सबसे पहले 1857 गदर के नायक मंगल पांडे जी को उनकी जयंती पर राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से सत सत नमन करते हैं। संपूर्ण राष्ट्रवासी उन्हें आज याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। वही देश के प्रधानमंत्री से यह देश आज फिर से एक बार मांग किया है कि भारत माता को आज़ाद कराने वाले, भारत को आज़ादी दिलाने वाले सभी राष्ट्र भक्तों को शहीद का दर्जा भारत सरकार प्रदान करे। आज जब देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और देश के उन वीर बलिदानियों को अब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना, एक प्रकार से देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों के प्रति न्याय नहीं कहा जा सकता। यह एक अन्याय है। इस अन्याय को समाप्त किया जाना चाहिए और उन वीर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन के रूप में उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। आज मानसून का सत्र भी शुरू हो चुका है और 1857 के नायक मंगल पांडे जी की जयंती भी, इसलिए आज यह दोहरा अवसर है जब सरकार को पार्लियामेंट के अंदर इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए और सभी सांसदों को एक स्वर में वीर बलिदानियों के सम्मान में यह प्रस्ताव पारित करना चाहिए और उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान कर देना। आपको पता ही होगा कि राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम 9 अगस्त को शहीद स्मारक पर देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों के वंशजों को आमंत्रित करता है और उन्हें सम्मानित करने का काम करता है। जाग उठा है भारत कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष भारत सरकार से यह मांग की जाती रही है कि देश की आज़ादी के लिए जिन 7.5 लाख वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया, उन सभी को शहीद का दर्जा भारत सरकार प्रदान करे। आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ भारत मना रहा है और यह एक बेहतरीन अवसर है उन वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम भारत की सरकार से यह मांग करती है कि सभी वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान किया। जाग उठा है भारत कार्यक्रम के तहत 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारत उत्सव के रूप में मनाया जाता है और देश के कोने कोने में स्कूली बच्चों को यह बतलाने का प्रयास किया जाता है कि देश की आज़ादी कैसे मिली और देश की आज़ादी के लिए किस प्रकार से हमारे वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया। तब जाकर के यह देश आज़ाद हुआ, भारत माता आज़ाद हुई और आज हम सभी आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जाती है और उस तिरंगा यात्रा में शरीक होते हैं देश के वीर बलिदानियों के वंशज और सभी एक दिन एक क्षेत्र में अपने स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर 9 अगस्त को शहीद स्मारक रमेश नगर पर एकत्र होते हैं, जहां एक घरे के अंदर संपूर्ण हिंदुस्तान में जहां जहां हमारे वीर बलिदानियों ने अपना लहू देश की आज़ादी के लिए बहाने का काम किया, वहां की पवित्र मिट्टी को एक घरे में रखी गई है और सभी उसे नमन करते हैं
और राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं और गांधी बापू के नेतृत्व में धरना दिया जाता है, भूख हड़ताल रखा जाता है और फिर सभी क्रांतिकारियों के वंशज एकत्र होकर के बापू गांधी के अनशन को तुड़वाते हैं और भारत की सरकार से मांग किया जाता है कि सभी वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा भारत की सरकार प्रदान करे। यह सिलसिला चलता चला आ रहा है और फिर से एक बार 9 अगस्त आने वाला है और कोरोना का महाकाल भी चल रहा है और तीसरी लहर की भी बातें हो रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके चिंतन और मनन किया जा रहा है जो इस बार किस प्रकार से राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वीर बलिदानियों के वंशजों को किस प्रकार यहाँ बुलाया जाएगा, उन्हें कैसे सम्मानित किया जाएगा, कैसे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, इन सभी बातों पर आयोजन समिति ने चर्चा शुरू कर दिया है जिस पर आपको हम आगे बताएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी हम चलते हैं ब्रेक पर, बहुत छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाए नहीं, लौट कर हम आते हैं, फिर हम बात करेंगे मानसून सत्र की और चर्चा करेंगे 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद डूब चुकी उत्तरी भारत की स्थिति के संदर्भ में। कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में। आज से मानसून सत्र शुरू हुआ और काफी हंगामेदार रहा। मानसून सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय संसद से कराना था, लेकिन विपक्षियों के हंगामे के कारण संसद का मानसून सत्र आज काफ़ी हो हंगामा के बाद समाप्त हो गया आज के लिए। विपक्षियों का आरोप है कि केंद्र की सरकार जासूसी का काम कर रही है। उनकी फोन टेपिंग की बात वे लोग आरोप लगा रहे थे। इस तरीके का आरोप केंद्र की सरकार पर पहले भी लगता रहा है। जब जो सरकार सत्ता में रही है वे अपने विरोधियों पर जब नज़र रखने का प्रयास करती है तो सरकार के ऊपर विपक्षियों द्वारा इसी प्रकार का आरोप लगाने का सिलसिला काफ़ी पुराना रहा है। 1988 में, 1990 में, 2006 में और 2010 में भी केंद्र की सरकार पर फोन टेपिंग का आरोप पहले लग चुका है और केंद्र सरकार पर जासूसी का कराने का आरोप इस प्रकार से लगाकर हंगामा पहले भी होते रहे हैं और उसी की एक बार फिर से पुनरावृत्ति आज मानसून सत्र के पहले दिन ही देखने को मिला। यह जांच का विषय है। अब केंद्र की सरकार इस पर क्या कहती है और विपक्ष उनसे कितना संतुष्ट होता है, उसी के आधार पर मानसून सत्र
का आगे क्या रूपरेखा होगा वह तय होगा। मानसून सत्र फिर से एक बार हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या केंद्र की सरकार राष्ट्र के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे संसद में लाकर उस पर प्रस्ताव पारित करा पाएंगे, बिल को पास करा पाएंगे, या यह पूरा का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि आज बारिश के कारण भले ही लोगों को राहत मिली है गर्मी से, लेकिन जिस प्रकार से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है उससे दोनों का दोनों महानगर, चाहे वह आर्थिक महानगर मुंबई हो या भारत की राजधानी दिल्ली हो, दोनों कड़ा उठा है। आरोप का दौर फिर से एक बार शुरू हो गया है। निगम दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रही है, दिल्ली सरकार निगम के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो, जबकि हकीकत यह है कि सड़कें डूब चुकी है। नाली की सफाई नहीं होने के कारण, पानी की सही निकासी नहीं होने के कारण यह जल जमाव की स्थिति एक बार नहीं, दो बार नहीं, यह अनवरत प्रतिवर्ष होता चला जा रहा है और इस पर बहसें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और फिर वही नतीजा ढाक के तीन पात वाली होकर रह जाती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कें जब डूब जाए, महानगर मुंबई की सड़कें जब डूब जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देश के अन्य क्षेत्रों का, देश के अन्य नगरों का क्या स्थिति होती है। कागज पर सफाई के नाम पर जनता से प्राप्त टैक्स की राशि का यह लूट का सिलसिला बरसों से चलता चला आ रहा है, लेकिन कोई भी जांच नहीं होती, किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं किया जाता। प्रतिवर्ष मानसून के समय सड़कें डूबती है, लोग परेशान होते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं और सरकारें सो जाती है, एजेंसियां मलाई काटती रहती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान मिथिला राज्य की ओर भी आकृष्ट करेंगे, जहां 1989 से मिथिला राज्य की मांग की जा रही है और जंतर मंतर पर मिथिला राज्य की मांग को लेकर प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा अंतर्राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में धरना देने का काम किया जाता रहा है और संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यह धरना का आयोजन 1989 से लेकर आज तक होता चला आया है, लेकिन मिथिला राज्य की मांग की दिशा में अब तक कोई सकारात्मक पहल केंद्र की सरकार के द्वारा नहीं किया गया, जबकि मिथिला राज्य बनने से न सिर्फ मिथिलांचल वासियों का विकास होगा, बल्कि भारत और नेपाल के बीच में भी दोस्ती की एक नई शुरुआत होगी। साथ ही आर्थिक रूप से मिथिलांचल जब विकसित करेगा तो इससे राष्ट्र का भी बहुत विकास हो सकता है, भला हो सकता है, क्योंकि IAS IPS मिथिलांचल से सबसे अधिक आते हैं। इस देश को सबसे अधिक IAS IPS देने का काम मिथिलांचल द्वारा किया जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं, जो मिथिलांचल राज्य की मांग को लेकर जब जब शिष्टमंडल केंद्र की सरकार से मिलने का काम किया और अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा,
तो प्रत्येक बार उन्हें आश्वासन तो दिया जाता रहा, लेकिन मिथिलांचल राज्य को जो एक उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए वह आज तक मिथिलांचल राज्य आंदोलन को नहीं मिल पाया है। मिथिलांचल राज्य आंदोलन के नाम पर कई राजनेता निकल करके आगे आए और वे राजनेता से महानेता बन गए, सत्ता के गलियारों तक उनकी पहुंच हो गई, लेकिन मिथिलांचल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। मिथिलांचल के सभी कल कारखाने बंद हो चुके हैं। आज मिथिलांचल में कोई भी कल कारखाना चालू नहीं है। इस पर प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और अगर मिथिलांचल राज्य की मांग मान लिया जाए तो भारत सरकार के लिए एक यह अनोखा प्रयोग होगा, क्योंकि मिथिलांचल सभी दृष्टिकोण से अन्य प्रांतों से एक अपना अलग महत्व रखने का काम करता है, और मिथिलांचल अपने क्षेत्र से ही इतने राजस्व की उत्पत्ति करेगा जिससे केंद्र की सरकार को भी राहत मिलेगी और भारत और पाकिस्तान की मैत्री भी बढ़ेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ शंखनाद करने, उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद मंगल पांडे की आज 194वीं जयंती है। आपको बता दें कि मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी। हालांकि वे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में ही एक सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन ब्रिटिश अफसरों की भारतीयों के प्रति क्रूरता को देखकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों पर लगातार अत्याचार होता जा रहा था, लेकिन हद तब हो गई जब भारतीय सैनिकों को एक ऐसी राइफल दी गई जिसमें कारतूस भरने के लिए दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। वह कारतूस जिसे दांत से काटना होता था उसके ऊपर के हिस्से पर चर्बी होती थी। उस समय भारतीय सैनिकों में ये अफवाह फैल गई थी कि कारतूस की चर्बी सुअर या गाय के मांस से बनाई गई है, जबकि हिंदुओं में गाय को पूजनीय माना गया है। ये बंदूक 9 फरवरी 1857 को सेना को दी गई। इस्तेमाल के दौरान जब इसे मुंह लगाने के लिए कहा गया तो मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। उसके बाद अंग्रेजी अधिकारी गुस्सा हो गए। फिर 29 मार्च 1857 को उन्हें सेना से निकालने, वर्दी और बंदूक वापस लेने का फरमान सुनाया गया। अंग्रेजों के इस फरमान से नाराज मंगल पांडे ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन मंगल पांडे के इस कदम ने क्रांतिकारियों में जोश भर दिया। मंगल पांडे ने पहली बार मारो फिरंगी को का नारा दिया था। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की चिंगारी पूरे भारत में फैल गई। इतिहासकारों का कहना है कि विद्रोह इतना तेजी से फैल रहा था कि मंगल पांडे को फांसी 18 अप्रैल को देना था, लेकिन 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि बैरकपुर छावनी के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से भी इनकार कर दिया था। फांसी देने के लिए जल्लाद बाहर से बुलाए गए थे। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे के विद्रोह से हुई थी। मंगल पांडे के जीवन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। और आज मंगल पांडे की जयंती के अवसर पर तमाम बड़े नेताओं ने देश के महान सपूत को नमन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि बर्बर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1857 में क्रांति का बिगुल फूंक अपने बलिदान से राष्ट्र को जागृत करने वाले मां भारती के अमर सपूत मंगल पांडे को जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मंगल पांडे को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के अग्रदूत मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। देश में पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष में आपका सर्वोच्च बलिदान युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के लिए प्रेरणा देगा। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी देश के महान सपूत को नमन किया। उन्होंने लिखा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद मंगल पांडे जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करती है।
संसद का मानसून सत्र आज यानी 19 जुलाई से शुरू हो गया है और सदन की कार्रवाई 13 अगस्त तक चलेगी। मानसून सत्र के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचकर सबसे पहले मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में कोरोना नियमों का पालन करें। अब तक 40 करोड़ लोग कोरोना में बाहुबली बन चुके हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और बाहर भी। मैं चाहता हूं कि विपक्ष के नेता तीखे से तीखा सवाल पूछे, लेकिन सरकार को भी जवाब देने का मौका दे। तो वहीं सदन में इसके ठीक विपरीत हुआ। मानसून सत्र की शुरुआत तो हुई, लेकिन इस सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन नए मंत्रियों का सदन में परिचय देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही खड़े हुए, विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद सदस्यों के बर्ताव पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। सदन में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि मैं सोच रहा था कि सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज खुशी का माहौल होगा कि बड़ी संख्या में ओबीसी मंत्री बने हैं, किसान के परिवार के लोग मंत्री बने हैं। शायद ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती, इसलिए वे उनका परिचय भी नहीं होने देना चाहते। उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया कि मंत्रियों का परिचय हो गया समझा माना जाए, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन के पटल पर मंत्रियों के परिचय की सूची रख सकते हैं। आपको बता दें कि 7 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिपरिषद विस्तार हुआ था। आपको बता दें कि पहले लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता ने पीएम मोदी के संबोधन में बाधा डाली, फिर राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही। सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में
नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। परिवार के बच्चे आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नई सरकार के गठबंधन के बाद सोमवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JKDMM यानी जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल बाद फिर से जनता दरबार का सिलसिला शुरू कर दिया है। जनता दरबार में जनता की शिकायतों की भरमार भी लग रही है। जनता दरबार में शिकायतें सुनने के लिए पहले से ही फरियादियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के बाद उन्हें जनता दरबार में लाया जा रहा है। इन शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के आदेश भी दिए। इससे पहले रविवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब उन्हें लगा कि जनसंवाद के अभाव में सही से फीडबैक नहीं मिल रहा है, तब से उन्होंने जनता दरबार कार्यक्रम फिर से आरंभ करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री जनसंवाद को कायम रख जनता से सीधा फीडबैक लेने के लिए अब हर सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री के समक्ष अलग अलग तरह की शिकायतें आती हैं। इस कार्यक्रम के तहत जनता सीधे अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखती है, जिससे सरकार के प्रति जनता का विश्वास बना रहता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बिहार वासियों की समस्याओं का तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्हें हल किया जाना है, ताकि राज्य का बेहतर विकास हो सके। हेलो, नमस्कार। ये नाम उसमें अति पिछड़ा के सामने ये गायब हुए हैं सज्जन, ये करने वाले हैं दुर्गावती। ये बता रहे हैं कि ये लोग दिए हुए हैं मेरी अप्रैल 2000 में ही एप्लीकेशन, और इतना दिन बीत गया है अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं 2020 में की एप्लीकेशन की है ना, अप्रैल में काहे नहीं हुआ? इसको देखना चाहिए ना। ये तत्काल देखिए वहां से पता करिए क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया। ठीक है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,164 नए मामले तो वहीं 499 मरीजों की इस वायरस से हुई मौत। 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में आई पंजाब कांग्रेस की कमान। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कांग्रेस आला कमान का किया शुक्रिया। ट्वीट में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई जिक्र नहीं। कोरोना के मद्देनजर असम सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। असम में 5 जिलों में टोटल कर्फ्यू का ऐलान, तो वहीं मस्जिद में धर्मगुरु समेत 5 लोगों को नमाज की इजाजत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में रविवार रात सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अब्बू अकरम भी शामिल। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर देर रात हुआ सड़क हादसा। 2 बसों की भिड़ंत में 7 लोगों की हुई मौत और 10 से ज्यादा लोग घायल। सप्ताह के पहले दिन गिरे सोने चांदी के भाव। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतों में 249 रुपए की गिरावट, तो वहीं प्रति किलोग्राम चांदी में 1223 रुपए की कटौती। T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से पाकिस्तान की हार के बाद कप्तान बाबर आजम पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर। बोले, अगर मैं पीसीबी चेयरमैन होता तो खराब फैसले के लिए टीम मैनेजमेंट और कप्तान को बर्खास्त कर देता। बड़े पर्दे के कलाकार रणवीर सिंह जल्द छोटे पर्दे पर भी आएंगे नजर। कलर्स चैनल पर अपने क्विज शो द बिग पिक्चर से करेंगे एंट्री। दिल्ली वासियों को गर्मी से मिली राहत। कल रात से जारी है दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश का सिलसिला। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। सेंसेक्स 586.66 अंक लुढ़का, तो वहीं निफ्टी में भी आई 1.07% की गिरावट। राष्ट्र सर्व